सोचिए, एक ऐसा इनाम जिसके लिए 300 सालों तक एक खूनी दौड़ चली। ये कहानी सिर्फ दिल्ली के तख्त की नहीं है, ये उस पागलपन की है जिसके लिए सुल्तानों ने अपनों का खून बहाया, बड़ी बड़ी सल्तनतें राख में मिल गईं और जिसने भारत की किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो सवाल ये है कि आखिर दिल्ली में ऐसा था क्या? क्यों हर कोई, मतलब एक मामूली सी योद्धा से लेकर बड़े बड़े बादशाह तक, इस एक शहर के लिए जान देने और लेने को तैयार थे? आखिर वो कौन सी ताकत थी इस सिंहासन में जिसके लिए एक बेटा अपने बाप का गला काटने से भी नहीं हिचकिचाया? चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। दिल्ली सल्तनत की कहानी की शुरुआत भाई किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है। यहाँ सिंहासन पर कोई राजकुमार नहीं बल्कि एक गुलाम बैठा। हाँ, मामलुक वंश यानी गुलामों का वंश एक ऐसे इंसान ने शुरू किया था जिसने जंजीरों से उठकर ताज तक का सफर तय किया था। तो ये दौर शुरू होती है 1206 में, और इस रेस में ना 4 बड़े खिलाड़ी मैदान में उतरे। पहले आए कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने पहला कदम रखा। फिर आया इल्तुतमिश, जिसने नींव को और मजबूत किया। फिर आई रजिया सुल्ताना, जिन्होंने सारे नियम तोड़ दिए। और आखिर में आया बलबन, जिसने सल्तनत को अपनी लोहे की मुट्ठी में जकड़ लिया। और कमाल की बात यह है कि हर शासक का स्टाइल एकदम अलग था। एक तरफ ऐबक था जो लाखों का दान देता था, तो दूसरी तरफ इल्तुतमिश ने दिल्ली को असली राजधानी बनाया और चंगेज खान जैसे तूफान को दरवाजे से ही वापस भेज दिया। और फिर आई रजिया सुल्ताना। सोचिए, एक इतनी काबिल शासक, लेकिन उसे सिर्फ इसलिए गद्दी से हटा दिया गया क्योंकि वो एक औरत थी। और इन सब के बाद आया बलबन। वो तो खुद को खुदा की परछाई मानता था। उसकी हुकूमत का एक ही नियम था, या तो सिर झुकाओ या सिर कटवा लो। लेकिन देखिए, लोहे की पकड़ भी कब तक रहती है? जैसे ही बलबन की पकड़ ढीली पड़ी, मामलुक वंश ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। और अब इस दौड़ में एक नया शिकारी मैदान में था, और ये शिकारी पहले वालों से कई ज्यादा भूखा और बेरहम था। ये थे खिलजी, और इन्होंने सिंहासन जीता नहीं था, बल्कि खून की नदियां बहाकर उसे छीना था। और इस वंश का सबसे बड़ा नाम अलाउद्दीन खिलजी। कई इतिहासकार कहते हैं कि उसने सल्तनत तो खूब फैलाई, पर उसका तरीका वो सुल्तानों वाला नहीं था, वो लुटेरों वाला था। कह सकते हैं कि वो सुल्तान की गद्दी पर बैठा एक लुटेरा था। खिलजी को समझना सच में एक पहेली सुलझाने जैसा है। आप देखिए, एक तरफ तो उसने गुजरात से लेकर मदुरई तक सब लूटा, मशहूर कोहिनूर हीरा छीन लिया और ना जाने कितनों का धर्म बदलवा दिया। पर कहानी का दूसरा पहलू भी है। यही खिलजी मंगोलों के सामने एक फौलादी दीवार बनकर खड़ा हो गया, और उसने मार्केट पर ऐसा कंट्रोल किया कि आम आदमी भी 2 वक्त की रोटी सुकून से खा सके। मतलब वो एक ही सिक्के के 2 पहलू थे, एक तरफ जालिम तो दूसरी तरफ बेहद काबिल। अगर आपको उसकी ताकत का अंदाजा लगाना है तो बस ये एक बात सुनिए। उसके हरम में 70,000 से भी ज्यादा लोग थे, मर्द, औरतें, बच्चे, सब। ये कोई सल्तनत नहीं थी, ये उसकी अपनी पर्सनल जागीर थी, जहां उसकी मर्जी के खिलाफ एक पत्ता तक नहीं हिल सकता था। खिलजी का राज जितना खूनी था, उसका अंत भी उतना ही खूनी हुआ। और अब रेस में अगला खिलाड़ी मैदान में उतरा, तुगलक वंश। और इस वंश का जो सबसे मशहूर सुल्तान हुआ ना, वो अपने कमाल के आइडियाज और उन आइडियाज के भयानक नतीजों के लिए जाना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक इतिहास उसे सबसे पढ़ा लिखा पागल सुल्तान कहता है। और क्यों? चलिए उसकी पहली बड़ी गलती देखते हैं। उसे मंगोलों का इतना डर लगा कि उसने हुक्म दिया कि पूरी की पूरी दिल्ली, हाँ पूरी दिल्ली, अपना बोरिया बिस्तर बांधकर दौलताबाद शिफ्ट हो जाए। पर जैसे ही वो वहां पहुंचा, उसे समझ आया कि कितनी बड़ी बेवकूफ़ी थी। खाली दिल्ली तो मंगोलों के लिए खुली दावत थी, तो नतीजा, उसने सबको वापस दिल्ली चलने का फरमान सुना दिया। सोचिए, इस आने जाने की जिद में हजारों बेगुनाह लोग सड़कों पर ही मारे गए। और अगर आपको लग रहा है कि बस यही एक गलती थी, तो रुकिए जरा, उसका अगला ब्रिलियंट आइडिया सुनिए। उसने कहा, सोने चांदी के सिक्के बंद करो, अब से पीतल और तांबे के सिक्के चलेंगे। और हाँ, इनकी वैल्यू सोने चांदी के बराबर होगी। अब नतीजा क्या होना था? भाई हर घर में सिक्के ढलने लगे, हर कोई नकली सिक्के बना रहा था, और देखते ही देखते सल्तनत का पूरा खजाना खाली हो गया, दिवालिया। तुगलक की इन गलतियों ने दिल्ली को अंदर से बिल्कुल खोखला कर दिया था। सल्तनत एकदम कमजोर, लाचार हो चुकी थी। और कहते हैं ना, घायल शिकार पर ही शिकारी की नज़र सबसे पहले पड़ती है। इस बार शिकारी था तैमूर लंग,
और इसके साथ ही दिल्ली के इतिहास का सबसे काला पन्ना खुलने वाला था। 2 लाख। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन बेगुनाह लोगों की गिनती है जिन्हें तैमूर की फौज ने सिर्फ 5 दिनों में दिल्ली की गलियों में मौत के घाट उतार दिया। उसने शहर को जला दिया, सब कुछ लूट लिया और लाशों के ढेर पर अपना झंडा गाड़ दिया। दिल्ली को इस जख्म से उभरने में 100 साल लग गए। तैमूर के इस कत्लेआम के बाद दिल्ली सल्तनत की रीढ़ की हड्डी ही टूट गई थी। कहने को तो तख्त अब भी था, पर उसकी ताकत वो खत्म हो चुकी थी। अब इस दौड़ के आखिरी 2 खिलाड़ी मैदान में थे, लेकिन इनमें पहले जैसा दमखम नहीं था। पहले आए सैयद, जो इतने कमजोर थे कि इतिहास की किताबों में भी उनका जिक्र मुश्किल से मिलता है। उनके बाद आए लोदी, ये दिल्ली पर राज करने वाले पहले अफगान थे। पर इनका जो आखिरी सुल्तान था इब्राहिम लोदी, वो इतना घमंडी और जालिम निकला कि उसके अपनों ने ही उसके खिलाफ साजिश रच दी और उन्होंने काबुल से एक नए खिलाड़ी को बुलावा भेज दिया, जिसका नाम था बाबर। और बस यहीं पर 300 साल पुरानी दिल्ली सल्तनत की कहानी खत्म हो जाती है। तो चलिए अब वापस घूमकर अपने पहले सवाल पर आते हैं। आखिर इस शहर में, इस सिंहासन में ऐसा क्या खास था? तो क्या था दिल्ली का राज? असल में इसकी 3 चाबियां थीं। पहली चाबी पैसा। दिल्ली पूरे देश के व्यापार का सेंटर था, मतलब सारा पैसा यहीं आता था। दूसरी चाबी कंट्रोल। सल्तनत के सारे सिक्के दिल्ली में ही बनते थे, तो जिसने दिल्ली को जीता समझो उसने देश की तिजोरी पर कब्जा कर लिया। और तीसरी और सबसे जरूरी चाबी थी स्ट्रैटेजी। दिल्ली एक ऐसी जगह पर थी जहां से बैठकर पूरे नॉर्थ इंडिया को कंट्रोल किया जा सकता था। सीधी सी बात थी, जिसने दिल्ली को कंट्रोल किया उसने हिंदुस्तान को कंट्रोल किया। 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया और इसी के साथ 300 साल पुरानी सल्तनत हमेशा के लिए खत्म हो गई। तो क्या दिल्ली के सिंहासन के लिए ये खूनी दौड़ यहीं खत्म हो गई, या फिर ये तो बस एक और इससे भी कहीं ज्यादा बड़ी और शानदार दौड़ की शुरुआत थी? एक ऐसी दौड़ जिसे दुनिया मुगल साम्राज्य के नाम से जानती है।